गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे टेट, सुपर टेट, SSC, वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, स्टेट के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और हिस्ट्री में हम लोगों के 5 लेक्चर जा चुके हैं आप लोगों के पास, और बायो स्टार्ट किया और बायो में आप लोगों का 1 लेक्चर भी गया है, जिसमें हम लोगों ने ब्लड स्टार्ट किया था और ब्लड के बारे में कुछ पढ़े थे। तो आइए हम लोग आज साइंस के ही बारे में और साइंस के कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक, जीव विज्ञान। और इसमें हम लोगों ने बायोलॉजी में क्या स्टार्ट किया था? ब्लड। और ब्लड में मैंने आप लोगों को पता है मुझे क्या आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसको किया नहीं। मैंने आप लोगों से प्लाज्मा प्रोटीन जो दिया था, मैंने बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं और इसको आप लोग बताइएगा। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक ना। चलिए तो क्लास स्टार्ट उठाते हैं अब हम लोग। तो ब्लड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हम लोगों का होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल या कॉर्पो सेल्स ना, कॉर्पो सेल्स होता है। हिंदी में इसको प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, इसको कोशिका और इसको कणिकाएँ बोलते हैं। और हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा पढ़ रहे थे ना, और इससे पहले ये हमने बताया था कितना परसेंट होता है, 55% होता है, और ये कितना होता है, 45% होता है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला था? कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, जिसको हम लोगों ने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो था, एक था हम लोगों का वाटर, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था क्या? सॉल्ट या मिनरल्स। और मिनरल्स में भी मैंने बताया था कि क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो हम लोगों को पता चला था कि मिनरल्स में हम लोगों का सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है, ठीक। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने बोला था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप होता है ना, 4 प्रकार का होता है। तो इसको मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसके चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना, 4 प्रकार लिख लेते हैं। एक होता है ग्लोबुलाइन क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबमीन ना, ग्लोबमीन, ठीक, ग्लोबमीन होता है, ठीक। उसके बाद हम लोगों का एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन, ठीक। उसके बाद होता है फाइब्रोजन, और उसके बाद हम लोगों का होता है प्रोथ्रोम्बिन ना। तो ग्लोबमीन, एल्बुमिन, ठीक, प्रोथ्रोम्बिन, और उसके बाद हम लोगों का होता है प्रोथ्रोम्बिन के बाद, ये प्रोथ्रोम्बिन तो यहाँ पे है, सॉरी, फाइब्रोजन, और यहाँ पे हम लोगों का होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक।
ये 4 प्रकार के हम लोगों के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक। इसका तुरंत आप लोग करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो आई होप सो आप लोग इसको कर चुके होंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैंने जो लिखा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है जैसे ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इन चारों में 2 ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, यानी रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस ये जो तीसरा है और ये जो चौथा है। मैंने स्टार इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों का जो प्रोथ्रोम्बिन होता है और जो फाइब्रोजन होता है, ये क्या करता है, इट्स हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग ना, यानी ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, रक्त थक्का जमाने में सहायक, ठीक। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन में आप लोगों से और पूछना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे कि फाइब्रोजन या प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जा रहा है भाई, और ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर है, ओके। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन जो हैं ये तो हमारे बॉडी के अंदर यानी इनर पार्ट ऑफ बॉडी, जब भी हमारे शरीर के अंदर हैं तब भी तो फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन होगा। तो अंदर हमारे क्यों नहीं रक्त जमा, यही एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, ठीक। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अरे भैया, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन तो उसमें भी पाया जाता होगा शरीर के अंदर, जब ब्लड है तो वहाँ क्यों नहीं जमाता है? इस वजह से नहीं जमाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। इसका नाम मैं बताऊंगा। अच्छा देखिए, जो यहाँ मैं एंटी सब लिखा हूँ, कभी भी आप लोगों को एंटी वर्ड मिलेगा तो एंटी इज अ रूट वर्ड, ये एक रूट वर्ड है जो किसी भी चीज़ के विपरीत में कार्य करता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, यानी घड़ी की दिशा के उल्टा ना, ये हमेशा उल्टा काम करता है। तो एंटी इज अ रूट वर्ड, ओके। जैसे मैंने बोल दिया कि आप लोगों का एंटीजन भी होता है, एंटीज के आगे लग के यूज होता है। और उसके बाद और क्या है, जैसे हम लोग सोच लेते हैं एंटी हो गया, एंटी क्लॉटिंग एजेंट हो गया। अब जैसे कि आप लोगों को जैसे कोई स्नेक ने काट देता तो लोग नहीं बोलते एंटीडोर लीजिए, यानी उसके जहर को उतारने के लिए उल्टा चीज़ होगा, ठीक। तो एंटी का काम ही होता है कि जो वर्क है उसके विपरीत वर्क करना, ठीक। तो एंटी हो गया। तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेपरिन ना। क्या पाया जाता है? तो हेपरिन पाया जाता है, हेपरिन ना। ये जो हेपरिन होता है यही क्या करता है कि ये जो फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन है इसके कार्य को, इसके वर्क को हमारे शरीर के अंदर नहीं होने देता। जैसे ही हमको कट लगा या ब्लड का बाहर रिसाव हुआ तो शरीर के बाहर तो हमारा हेपरिन नहीं पाया जा रहा ना, और जब शरीर के बाहर हेपरिन नहीं पाया जा रहा है तो बाहर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन अपने एक्टिव फॉर्म में आएंगे, ब्लड क्लॉटिंग करवा देंगे। बट शरीर के अंदर तो हेपरिन है तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, और जब नहीं आ पाते तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ओके। तो हेपरिन, अच्छा ये बनता कहाँ से है, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? फॉर्मेशन, इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका जो निर्माण है
हमारे लीवर यानी यकृत से होता है। कहाँ से होता है? लीवर यानी यकृत से। ओके, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन। और इसमें से भी जो फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन इसका वर्क होता है, इट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? रीज़न ये है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसको हैपरिन कहते हैं, और इस हैपरिन का फॉर्मेशन लीवर यानी यकृत से होता है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि सर आपने कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा पढ़ा दिया, ठीक, ये ठीक है। तो सर वर्क ऑफ प्लाज्मा बताइए। अच्छा देखिए, मैंने वो बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा का जो कलर होता है ये लाइटली येलो होता है ना, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये पीला होता होगा? रीज़न यानी कारण क्या है, ये बताइए, बताइए कारण क्या है इसके पीला होने का। तो आप लोगों को ये पता है कि किसी भी चीज़ को रंग प्रदान करने के लिए एक पिगमेंट होता है लवक। जैसे पौधों में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक के कारण पौधे हरे होते हैं। यानी उसी तरीके से अगर कहीं भी कलर आए यानी रंग की बात हो तो आप वहाँ हमेशा लवक जानिएगा। इसका मतलब अगर मेरा जो प्लाज्मा है ये हल्का पीले रंग का है तो इसका मतलब कि इसमें लवक पाया जाता होगा, कोई ना कोई पिगमेंट पाया जाता होगा। क्या पाया जाता होगा? पिगमेंट पाया जाता होगा, यानी कोई ना कोई लवक पाया जाता होगा, जिसके कारण से ये क्या है, हमारा पीला है। तो जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है बिलीरुबिन होता है। चलिए तो हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ। बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन। यानी आज के बाद कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस लवक के कारण से होता है तो बिलीरुबिन लवक के कारण होता है, ठीक। तो ये जो बिलीरुबिन लवक है, पिगमेंट है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? फॉर्मेशन यानी निर्माण, फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो इसका जो फॉर्मेशन है आपके लीवर यानी यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत यानी लीवर से होता है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन के वर्क को एक तरीके से डीएक्टिव किया हुआ था, वो क्या था? हैपरिन था, एंटी क्लॉटिंग एजेंट था। तो वो हैपरिन भी कहाँ से बन रहा था? वो हैपरिन भी लीवर यानी यकृत से बन रहा था। उसी तरीके से देखिए अब यकृत का काफ़ी महत्व बढ़ रहा है। जो बिलीरुबिन नामक लवक है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, वो भी कहाँ बन रहा है? लीवर में बन रहा है। यानी इन द सेंस आप अगर देखिए तो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके इन दोनों के कार्य को रोकने वाला जो था वो भी यकृत से रिलेटेड है, और यहाँ पे कलर भी यकृत से रिलेटेड है। यानी प्लाज्मा का हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लीवर, यानी प्लाज्मा का सीधा संबंध हमारे लीवर से होता होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बीमारी का नाम लिख रहा हूँ, डिसीज़ का नाम, डिसीज़ यानी बीमारी का नाम मैं लिख रहा हूँ, जिसको आप लोग बोलते हैं जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, जॉन्डिस, ठीक। और हिंदी में इसकी हम लोग क्या बोलते हैं? पीलिया, पीलिया जो बीमारी होती है ना। तो पीलिया बीमारी में आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन यानी कौन सा अंग है जो खराब होता है और क्या बढ़ता है, इंक्रीज किस में होता है। तो देखिए
जॉइंडिस में हमारा कौन सा ऑर्गन डिफेक्ट होता होगा यार, ख़राब होता होगा या काम नहीं कर पाता होगा अच्छे से, तो वो तो होता है लीवर यानी यकृत। अच्छा, यकृत में ही मेरा क्या बन रहा था, बिलीरुबिन बन रहा था, और बिलीरुबिन एक निश्चित मात्रा में वहाँ से स्रावित हो रहा था। लेकिन जैसे ही लीवर मेरा खराब हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वैसे ही मेरे शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। बिलीरुबिन की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। इसी वजह से हमारा शरीर पीला दिखाई देने लगता है और हमको क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। ठीक, आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप लोग कर लीजिए, मैं साइड में उतरा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से बाद में कर लीजिएगा। आई होप सो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि क्यों इसका क्या था प्लाज्मा का, उसके आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग, हम सभी लोग क्या हेडिंग बनाएंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के कार्य या वर्क ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के कार्य ना। प्लाज्मा के कार्य, तो देखिए जो प्लाज्मा था इसमें 92% वाटर था, और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो सेल या कॉर्पोसेल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका कलर रेड होता है, और प्लाज्मा इसका कलर हल्का पीला होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर वाटर भी मैंने बताया था 92% होता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा तरल होता होगा। तो प्लाज्मा के तरल होने की वजह से हमारा ब्लड भी क्या होता होगा, तरल होता होगा ना, यानी हमारे रुधिर को तरलता प्रदान करने का एक कार्य करता है। ठीक, यानी इसका पहला काम क्या होता है, इसका पहला काम होता है कि फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड ना, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड यानी रक्त को तरलता प्रदान करना, रक्त को तरलता प्रदान करना। अच्छा, ब्लड हमारे शरीर के हर एक सेल्स के पास जाता है। जब ये सारे सेल्स के पास जाता होगा तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होंगे उनको तो हमारे शरीर के सारी कोशिकाओं तक पहुंचाता होगा। यानी इसका दूसरा काम होता है कि सभी पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ना, यानी पोषक तत्वों का स्थानांतरण, लिख लेते हैं इसे, ऑफ बॉडी, चलिए शॉर्ट में लिखो, पोषक तत्वों का स्थानांतरण। ठीक, पोषक तत्वों का स्थानांतरण हमारे शरीर में ये करता है। इसको कर लीजिए आप लोग। उसके बाद प्लाज्मा में ही आपका फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जा रहा है, जिसका कार्य क्या था, टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो जब फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का एक कार्य है और ये प्लाज्मा में ही पाए जा रहे हैं, एक तरीके से इनका कार्य डायरेक्ट किसका कार्य बना, प्लाज्मा का। तो यानी अगला काम इसका क्या होता होगा, इसका काम होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ये हो गया। ठीक, यहाँ तक करिए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका अगला कार्य क्या होता है प्लाज्मा का? प्लाज्मा के अंदर वाटर पाया जा रहा है और वाटर पाए जाने के कारण इस तरलता प्रदान करता है, और जो लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ें होती तो उसी का तो हम लोग एसिडिक या बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लोगों का नहीं पता, पीएच वैल्यू जब 7 से कम होता है इसको एसिडिक बोलते हैं, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। और मैंने इससे पहले क्लास में ब्लड के पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। तो यानी इसका अगला काम ये होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर पाया जा रहा है, यानी ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है, तो रेगुलेट टू पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ना, रेगुलेट पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, यानी रक्त के पीएच वैल्यू, पीएच मान को नियंत्रित करना। रेगुलेट का मतलब नियंत्रित, यानी रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करना। ठीक, इसको कर लीजिए। ठीक, ये हो गया। 5वां लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में है, जब लिक्विड फॉर्म में है तो ये शरीर के टेम्परेचर को भी तो रेगुलेट करता होगा। हाँ, करता है। तो इसका अगला जो कार्य होता है, फंक्शन होता है रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये हो गया प्लाज्मा के कुछ कार्य, और कई बार इसके फंक्शंस, कार्यों से क्वेश्चन पूछ लिया है कि रक्त को तरलता प्रदान कौन करता है। 4 ऑप्शन बन जाएगा, प्लाज्मा, सेल। ठीक, उसके बाद ऐसे करके दे देता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिए। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आप लोग इसको कर चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। और यहीं पे आके हम लोगों का प्लाज्मा क्या होता है पूरा का पूरा फिनिश होता है। प्लाज्मा के कंपोजिशन को हम लोगों ने समझा, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, और सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेल और कॉर्पोसेल्स के बारे में। सेल कोई कोशिका, और इसको कणिकाएं बोलते हैं ना। चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल या कॉर्पोसेल्स। कॉम्पोजिशन सेल या कॉर्पोसेल्स। तो जब इसके कॉम्पोजिशन यानी संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो फर्दर ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स ना। अच्छा, RBC का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड
कॉर्पो सेल्स बोलते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। WBC का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। ओके। और जो ये होता है प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, लेकिन जो इसका हिंदी शब्द होता है बिम्बाणु होता है, बिम्बाणु। ठीक, अब होता है हिंदी मतलब लिखेंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो ये सी वर्ड है, सी, और यहाँ पे जो सी है, इन दोनों का मतलब ही देखिए अलग है। यहाँ पे सी का मतलब कॉर्पो सेल्स हो गया और यहाँ पे सी का मतलब सेल्स हो रहा है। तो ये मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा, बस इसको मैं बता देता हूँ कि देखिए जिसमें सेल क्या होता है, सेल मतलब कोशिका, और जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाए जाते हों, ठीक, इसका माइक्रोकांडिया पाया जाता हो, ये सब चीज़ें पाई जाती हों, तो वो चीज़ सेल्स बनता है ना, सेल के जो हम लोग यूनिट पढ़ते हैं। लेकिन जिसमें केंद्रक, माइक्रोकांडिया, गोल्जी का ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल नहीं कहेंगे। तो सेल नहीं कहेंगे तो एग्जैक्ट कहेंगे क्या, उसको कणिकाएं कहेंगे। यानी एक तरीके से जो मेरा आरबीसी होता है, ये आरबीसी में सेल नहीं यानी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो पाई क्या जाती है, कणिकाएं पाई जाती हैं। आगे हम जो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको रूबरू करवा दिया इससे कॉर्पोसेल्स और सेल्स से। अच्छा देखिए साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, पूछता है वैज्ञानिक नाम, यानी साइंटिफिक नेम इसका क्या है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स ना, इरेथ्रोसाइट्स होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ना। देखिए ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए इसको कैसे याद करें या कैसे ये याद हो। अच्छा आप कुछ मत जानिए, बस एक बीमारी जानिए, लुकेमिया। एक बीमारी है लुकेमिया, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लुकेमिया वास्तव में होता क्या। लुकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं, और जो WBC की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है। ठीक, तो लुकेमिया की बीमारी है, और जब उसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका संबंध, रिलेशन WBC से। तो ल्यूको से ही क्या बना है, लुकेमिया बना है। ठीक, चलिए यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे दो वर्ड मिले हैं टक, एक है इरेंथ्रो टक, एक है ल्यूको टक, एक है थ्रोम्बो। ठीक, तो जो इरेंथ्रो है, इरेंथ्रो इज अ रूट वर्ड ऑफ रेड, यानी रेड यानी लाल का जो रूट वर्ड होता है, ऋण शब्द होता है, वो इरेंथ्रो होता है। और जो साइड्स है, साइड्स का मतलब होता है, साइड्स इज अ रूट वर्ड ऑफ सेल या कॉर्पोसेल्स। ठीक, तो भैया अब जब मुझे पता चल गया कि अब आज के बाद कहीं भी अगर साइड्स लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ही होता है सेल या कॉर्पोसेल्स। यानी आगे जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल्स के कई जब देखेंगे तो वहाँ पे साइड्स कई बार मिलेंगे, तो साइड्स मिलेंगे यानी इसका मतलब साइड्स का मतलब ही सेल होता है। और आज के बाद कहीं भी आप इरेंथ्रो वर्ड देखिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेड। ठीक, इसके बाद जो ल्यूको होता है, ल्यूको इज अ रूट वर्ड ऑफ वाइट। ठीक, और साइड्स का मतलब ही होता है सेल या कॉर्पोसेल्स। ओके, और थ्रोम्बो इज अ रूट वर्ड ऑफ प्लेटलेट्स। ये किसके लिए रूट वर्ड होता है, ये प्लेटलेट्स के लिए होता है। अब देखिए ये हो गया
और इसका मैं यहीं पे थोड़ा सा वर्क यानी फंक्शन बता देता हूँ। फंक्शन यानी कार्य। जो थ्रोम्बो होता है, थ्रोम्बो इट्स हेल्पफुल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी जिस तरीके से प्लाज्मा का फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन दो प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक थे, उसी तरीके से हमारे सेल या कॉर्पोसेल्स के कॉम्पोजिशन का जो प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स भी किस में सहायता करता है, ये भी लिख दो, टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ये हो गया। तो ये यहाँ तक आज हम लोग इसको रहने देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का कॉम्पोजिशन ऑफ सेल या कॉर्पोसेल्स चल रहा है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये लिख लीजिएगा। बाकी इसको भी मैंने समझा दिया कि जो है वहाँ पे प्लाज्मा का वो जो कार्य था, यहाँ पे प्लेटलेट्स का भी वही कार्य है। ये चीज़ें हो गई। और अगले वीडियो में, अगला जो साइंस का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा इसके बाद, तो इसमें हम लोग अच्छे से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आगे डिफरेंट यानी अंतरों को देखेंगे। उसके बाद फिर एक एक उठाएंगे, जैसे आरबीसी को उठाएंगे, अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी घट जाता है तो कौन सी बीमारी होती है। ठीक, चलिए, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक्स माय फ्रेंड्स।